नमस्कार, आप देख रहे हैं वी थिंक्स पॉजिटिव। आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने इस बुक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 नेवर इनफ। कट वॉनेगेट और जोसेफ हेला दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कट ने जोसेफ को कहा कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी जग प्रसिद्ध नोवेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। यह सुनकर जोसेफ ने कहा कि हाँ, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ, यानी कि बहुत। इंसानी दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज्यादा की तलाश में रहता है, और चाहे हमारे पास जितना भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो दूसरों के पास है। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 रुपये प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सैटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति। कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। यह इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं। उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेट्स को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। जोसेफ हेला। I should have testified. I mean, to me, it's very simple. You know, when
I believe I didn't do anything wrong. I had nothing to hide. I should have just said whatever questions they had, I should have answered. चैप्टर 4 कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कंपाउंडिंग का मतलब समझा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। इसमें आपको प्रिंसिपल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जब यह किताब लिखी गई थी तब वॉरेन बफे जी की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर थी और जिसमें से 81.5 बिलियन डॉलर रकम उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए थे। वॉरेन बफे जी 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने वे 30 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते तो उन्हें सेम रिटर्न नहीं मिलता और उनकी टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर की जगह सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर ही होते, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। वॉरेन बफे इसीलिए सफल नहीं थे क्योंकि वे अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि वो इसीलिए सफल और कामयाब है क्योंकि वे लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। And what's interesting about Buffett is everyone knows, A, he's a very good investor and he's very wealthy. That's what everyone knows about Warren Buffett. And if you dig into some of the numbers, that's all true, but it's a little bit more nuanced. And really what it is Buffett is a good investor, yes, but his secret is that he's been a good investor for 80 years. And the time that he's been investing for, the fact that he's 90 years old today and he's been investing full time since he was 10 is really what makes all the difference in the world. Because I point out in the book that 99% of Warren Buffett's net worth comes after his 50th birthday. It was accumulated after his 50th birthday. And 97% comes after his 65th birthday when he qualified for Social Security and could have retired. Now, this is so important because if Buffett was like a normal person who retired at age 60, you would have never heard of him. Chapter number 5 Getting Rich बनाम Staying Rich। अमीर बने रहने के लिए थोड़ा सा पागलपन और किफायती होना जरूरी है। जेसी लिवरमोर अमेरिका के एक ट्रेडर थे। जेसी लिवरमोर का जन्म 1877 में हुआ और वो अपने टाइम का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडर था। जब दुनिया को पता ही नहीं था तब कि कोई भी ट्रेडर्स बन सकता है, उसने खुद को ट्रेडर के रूप में एस्टैब्लिश्ड कर लिया था। 30 साल की उम्र में लिवरमोर ने 100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। जेसी की फैमिली वॉरीड थी। जेसी के लिए ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में शेयर बाजार का मूल्य 1/3 से अधिक गिर गया। उनके परिवार ने मान लिया था कि जेसी का बाजार में बड़ा लॉस हो गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सभी ट्रेडर्स का हुआ था। लेकिन जेसी वास्तव में व्यापार के जीतने वाले पक्ष में थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्ताह में एक दिन में मुद्रास्फीति को $3 बिलियन कमाए थे, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य है। He became one of the richest men in the world in one of the worst months in stock market history. लिवरमोर ने एक शर्त लगाई थी, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। बाकी सब ट्रेडर्स सोच रहे थे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ऊपर जाएंगे। बस फिर क्या था, लिवरमोर शर्त जीत गए। पर अब्राहम जर्मनस्की के साथ कुछ अलग हुआ था। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। अब्राहम 1920 के दौरान बिलियन बन चुका था। बाकी सब ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी एक बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान अब्राहम गायब हो गया था। असल में उसने सुसाइड कर लिया था। अब जेसी की स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उसके बाद भी रिस्क लिया था। उसके बाद भी शर्त लगाई
और वो शर्त जीत भी गए थे, लेकिन उनके उसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो एक दिन शर्त हार गए और सारा पैसा डूब गया। उन्होंने 1933 में सुसाइड कर लिया था, यानी 4 साल बाद जेसी के साथ भी वही हुआ जो अब्राहम के साथ हुआ था। यहाँ जेसी और अब्राहम अमीर तो बन गए थे, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार नहीं रख पाए थे। अपने ऊपर बिलीव करने की आवश्यकता होती है। वही अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत बड़े जोखिम से बचने और किफ़ायती बनने की ज़रूरत है। इस बात को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता होती है कि आपकी सफलता में लक का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर किफ़ायती होने का मतलब यह नहीं है कि कंगालों की तरह रहे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह के अपने पैसे खर्च ना करें और दिखावे में ना पड़े। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जानना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए सबसे अच्छा ठहरा देगा। कोई भी इंसान हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता है और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 10 में से सिर्फ 6 बार सही होने की आवश्यकता है, यानी कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। उदाहरण प्रस्तुत करके समझाया जाए तो वॉल्ट डिज्नी के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल थे और सन 1930 तक उन्होंने 400 से भी ज़्यादा कार्टून बनाए थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़्यादा सफल नहीं रहा और इसके वजह से वॉल्ट डिज्नी का स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। लेकिन यह सब कुछ बदल गया जब वॉल्ट डिज्नी जी ने स्नो वाइट एंड 7 डोर्स को रिलीज किया। स्नो वाइट एंड 7 डोर्स के वजह से वॉल्ट डिज्नी जी ने सिर्फ 6 महीने में $8 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई की, जो कि कंपनी के अब तक की कुल संपत्ति से ज़्यादा थी। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं। चैप्टर 7 फ्रीडम। वेल्थ की सबसे अच्छी फार्म वो है जिसमें आप जो करना चाहे वो कर सके। एंगस कैम्पबेल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह जानने के लिए एक रिसर्च किया कि वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को असली खुशी देती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि यूँ तो हर कोई अलग अलग चीज़ें चाहता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी और वो है अपनी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना। खुश रहने के लिए आपको आपके लाइफ के ऊपर पूरा कंट्रोल होना अच्छी सैलरी, बड़ा घर और प्रेस्टिजियस जॉब से भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस काम से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप अपना मनपसंद काम ऐसे वातावरण में करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं हो, तब भी आप इस काम से नफरत करने लग जाएंगे। क्योंकि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट कार्ल पिल्मर ने हजारों बुजुर्ग का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अपनी पूरी जिंदगी में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेसन्स सीखे। उनमें से लगभग सभी ने हार्ड वर्क करने और ज़्यादा पैसे कमाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अच्छे दोस्त बनाने और अपनी परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की बात कही। चैप्टर 8 विनमैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को अच्छे से कार चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में यह बातें नहीं आती कि वाव इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह बात आती है कि काश यह गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। यहाँ मुश्किल यह है कि आपको लगता है कि आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, बल्कि जब आप दूसरों की जगह पर खुद को रखकर देखेंगे तो आप खुद ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। हम सभी इंसानों की ऐसी सोच होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे और हमें ज़्यादा पसंद करेंगे।
लेकिन सच यह है कि दूसरे लोग आपको आपके अमीरी के बेसिस पर आपको पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क बनाकर खुद ये सोचते हैं कि वो भी आपके जैसे अमीर होते तो लोग भी उनकी तारीफ करते और उन्हें ज़्यादा पसंद करते। दोस्तों, विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यह ऐसी चीजें हैं जो वेल्थ के मुकाबले लोगों की नज़रों में आपको ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा रिस्पेक्टेड बनाती है। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। ज़्यादातर लोग जो महंगी और फैंसी कार चलाते हैं वो एक्चुअल में अमीर नहीं होते हैं, बल्कि वे ज़्यादातर अपना पैसा अपनी महंगी गाड़ी पर खर्च कर देते हैं। और एक महंगी कार यह बताती है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इंसान अक्सर बाहरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर दूसरे लोगों को जज करते हैं, जैसे कि कोई कौन सी गाड़ी चलाता है और कैसे घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। लेकिन वास्तव में असली वेल्थ अदृश्य या अनसेबल होती है। ये ऐसे असेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है। रिच होना सिर्फ आपके कर्ट इनकम को दर्शाता है, वही वेल्दी होने का मतलब है आपकी कर्ट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितनी है, ताकि बाद में आप बिना किसी परेशानी के अपने पैसे खर्च कर सके। अमीर होने का मतलब यह नहीं है कि आप वेल्दी है। अमीर दिखने की इच्छा के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ऐसे रिच मॉडल्स को ढूंढना काफी आसान है और वे आसानी से दिख भी जाते हैं। वहीं पर एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। चैप्टर 10 सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हाई सेविंग की ज़रूरत है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपके ज़रूरतों और इच्छा पर निर्भर करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स आपके इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप है, आपकी सेविंग्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी विनम्रता को बढ़ाना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे तो आप कम खर्चा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पैसा बचाने के लिए आपको किसी कारण की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग्स करना आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज़ के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज यानी कि फ़ायदा देता है, जिसका मतलब है आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या कोई नई स्किल्स को सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चैप्टर 11 रीजनेबल रैशनल। आप एक रोबोट नहीं है, एक इंसान नहीं है, इसीलिए आपसे गलतियां होना आम बात है। आप पूरी तरह रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको रैशनल से ज़्यादा रीजनेबल होने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और यह ज़्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने चांसेस को भी बढ़ाता है। जब लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हो तो ह्यूमिलिटी को फॉलो करें, और जब बुरी चीजें हो रही हो तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जी जैसा मामूली इंसान भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। कंपाउंडिंग के लिए पैसों की नहीं बल्कि टाइम की जरूरत होती है। जब आप इस बात को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें हमेशा सही होना जरूरी नहीं, तब आप लाइफ में बहुत बार फेल होने के बाद भी जीत सकते हैं।